ओके, सो गुड आफ्टरनून बच्चों, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सबको ठीक से? ओके ग्रेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नाउ। अब हम ज्योमेट्री करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के अंदर कौन से चैप्टर्स आएंगे? तो इफ आई कंसीडर द ऑर्डर ऑफ योर एनसीईआरटी, सो चैप्टर नंबर 6, ये वाला, ये लाइंस एंड एंगल्स है हमारा चैप्टर नंबर 6। देन वी हैव चैप्टर नंबर 7 which is triangles. Then we have chapter number 8 which is quadrilaterals. फिर आता है चैप्टर नंबर 9 which is areas of parallelogram and triangles. फिर है चैप्टर नंबर 10 which is circles. तो चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10, ये पूरा का पूरा जो 5 चैप्टर्स बन रहा है, ये अपना ज्योमेट्री के अंदर आता है। ठीक है, सो जैसे अब आपके एनसीईआरटी में 15 चैप्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं 5 चैप्टर्स जो ज्योमेट्री में लगेंगे, ये पांचों चैप्टर्स भी बहुत बड़े होते हैं, मतलब ये हमको खत्म करने में खासा टाइम लगेगा। तो अगर आप लोग थोड़ा एक्टिव नहीं रहोगे तो यहाँ पे थिंग्स विल कैन गेट वर्स। ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग सिलेबस एक तरीके से। यूक्लिड ज्योमेट्री, यस, यूक्लिड ज्योमेट्री भी है चैप्टर नंबर 5, बट वो क्या है कि वो लाइक इट्स जस्ट अ थ्योरी व्हिच कैन बी कवर्ड इन वन क्लास। बट ये जो बाकी जो चैप्टर्स है ना, जिसमें आप एक्चुअली क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 10, ये होते हैं जो जहां पे हमें दिक्कत होती है। किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम होती है क्लास 10th में, अगर उसे पूछा जाता है कि 9th के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो जनरली बोलता है ज्योमेट्री। नॉट बिकॉज ज्योमेट्री डिफिकल्ट है, इजी है वगैरह वगैरह, बिकॉज वो उस हिसाब से मेहनत नहीं करते। अब जैसे कि हर चैप्टर का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, राइट? जैसे अलजेब्रा होता है वो आसान होता है, मेंसुरेशन इज ओनली कैलकुलेशन, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट रिमेंबरिंग द थिंग्स। ज्योमेट्री में जितने थ्योरम्स आप अच्छे से रिमेंबर कर पाते हो, उसका एप्लीकेशन जितना अच्छे से आपको समझ में आता है, उतना क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? थ्योरम्स को अच्छे से याद रखने में और उसका एप्लीकेशन सही तरीके से करने में। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं लेक्चर 1 के साथ, लाइंस एंड एंगल्स। तो गाइस, आप अपने रियल लाइफ में बहुत सारे लाइंस एंगल्स देखते ही हो। वी सी लाइंस एंड एंगल्स अराउंड अस इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये देखो, गर्मी के टाइम पे किसी के घर पे पंखा होगा, तो यहाँ पे ये जो बन रहा है, ये जो खुलता है, दिस इज एन एंगल। ये जो चेयर्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे चेयर्स के एंगल क्या होते हैं? जो आप बैठते हो और जो बैक सपोर्ट होती है, वो एंगल कितना होता है? दैट एंगल इज अ 90 डिग्री। ये देखो यहाँ पे जो टेबल्स बने हुए हैं, उसमें भी प्रॉपर एंगल्स यूज होते हैं। ये देखो खिड़की हो गई, खिड़की हो गए, दरवाजे हो गए, वॉल्स हो गए, वॉल्स में भी हाउ आर द सर्फेसेस अटैच्ड टू इटसेल्फ टू ईच अदर, एक प्रॉपर एंगल के साथ अटैच होते हैं। अभी आप जिस फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जहां पे भी आप अभी ये क्लास वॉच कर रहे हो, वहां पे भी उसके स्क्रीन में एक प्रॉपर एंगल फॉर्म होता है, राइट? तो लाइंस एंड एंगल्स आप नोइंगली अननोइंगली अपने रियल लाइफ में बहुत जगहों पे देखते रहते हो सकता है आप उसको ध्यान ना देते हो। बट अभी जैसे बेड हो गया, राइट? बेड्स बेड्स की शेप्स जनरली क्या होते हैं? रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, राइट? जो एजेस होते हैं, दे आर एट 90 डिग्रीज। तो बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस व्हिच इन्वॉल्व्स लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे कि लाइंस क्या होती है? तो line is a collection of points which has only length, no breadth and no thickness, and it is endless in both directions. Line होता क्या है? Line is a collection of points, और आप उसको endless दोनों डायरेक्शन में जितना मन उतना एक्सटेंड कर सकते हो, जितना मन उतना एक्सटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा इट इज अ पोर्शन ऑफ द लाइन। देखो लिखा हुआ है, a portion of a line with two endpoints is called a line segment। ठीक है, पोर्शन ऑफ अ लाइन मतलब लाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइन में आप जितना मानो आप उसको इधर उधर एक्सटेंड कर सकते हो। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? लाइन सेगमेंट में यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर एंड पॉइंट, आप उससे आगे उसको नहीं ले जा सकते। तो जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन में बात करते हैं कि ए बी, या हमने मेंसुरेशन भी देखा था
कि कोई एक ट्रायंगल है जिसका साइड ए बी है 5 सेंटीमीटर, तो दैट इज अ फिक्स्ड डेफिनेशन कि कहां से कहां तक उसका लेंथ मेजर हो रहा है। फिर आता है रे। रे क्या होता है? सो रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट। रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट। और डायरेक्शन मतलब डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हो कि जहां जिस साइड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जिस साइड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं वहां पे हम एक्चुअली एरो लगा देते हैं। तो जैसे इस एरो से पता चलता है कि आप ए को एक्सटेंड कर सकते हो, इस एरो से पता चलता है कि इसको आप राइट साइड में जितना मन उतना एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, देयर इज नो एरो, देख सकते हो सिर्फ एन डॉट्स लगा दिए गए। वो डॉट्स यहाँ पे एंड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो डॉट्स यहाँ पे एंड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देन इस केस में देखिए यहाँ पे एक जगह पे डॉट है, बट ऑन दिस साइड वी हैव अ एरो। इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड है, आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट राइट हैंड साइड यू कैन एक्सटेंड इट बिकॉज ऑफ द एरो। वो आपको एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है दैट दिस साइड इज नॉट फिक्स, तो जितना मन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। So this is the difference between line segment and ray, जो कि जनरली सब आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ही पढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। लाइन होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं, लाइन सेगमेंट होता है जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है, और रे लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, और रे होता है जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है। फिर बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? सो इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है, वरना उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे ऊपर डायग्राम देखिए, पहला वाला जो लाइन है उसमें ए बी सी 3 डॉट्स दिख रहे हैं, तीनों के तीनों उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एबीसी को कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाएगा। सेकंड डायग्राम को देखिए, सेकंड डायग्राम में क्या दिख रहा है, जो लाइन बनी हुई है उस लाइन में बी तो एक उसी पे आ रहा है, बी पॉइंट इज ऑन द लाइन, बट ए पॉइंट एंड सी पॉइंट आर नॉट ऑन द लाइन, वो लाइन से थोड़ा नीचे दिख रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा, द डेफिनेशन इज फॉर 3 इज वैलिड फॉर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, ठीक है। The definition is not valid if the number of points is 2, because students अगर मैंने आपको यहाँ पे एक ये पॉइंट दे दिया और एक ये पॉइंट दे दिया, और अब अगर हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं, अब अगर हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को, तो वो स्ट्रेट लाइन जो आ रही है वो हमेशा होगी, मतलब आप दो पॉइंट्स को कभी भी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने आपको 3 पॉइंट्स दिया है तो शायद आप उन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन ना कर पाओ। जैसे कि मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे आपको दिया ये वाला, एक पॉइंट दिया ये वाला, और एक पॉइंट दिया ये वाला, ठीक है, दिस दिस दिस। अब अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने जाते हो तो ये दोनों तो ज्वाइन हो गए, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, बट ऑल 3 ऑफ देम आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, all 3 of them are not on the same straight line। तो इसीलिए कोलिनियर पॉइंट्स का जो डेफिनेशन होता है ये 3 लाइंस के लिए यूज करते हैं, 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स है और पांचों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई करे तो वहां पे हम पांचों को कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल। एंगल कैसे बनता है? तो एंगल अल्टीमेटली लाइन से ही बनती है, रेस से बनती है एक तरीके से। कैसे रेस? तो when two rays originate from the same end point, जब दो रेस, अब आप हमें तो पता है स्टूडेंट्स की रेस क्या होता है, अभी डिस्कस किया था। तो रेस एक तरीके का लाइन होता है जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है। तो एंगल में क्या होगा, एंगल में दो रेस होंगे और दोनों के दोनों सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे होंगे, दोनों के दोनों सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे होंगे। वो सेम एंड पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है, जैसे यहां दिख रहा होगा। और द रेज मेकिंग द एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स। जो रेज एंगल्स बना रही हैं, एंगल बना रही है, उनको हम आर्म्स बोलेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट आर्म हो जाएगा, ये मेरा सेकेंड आर्म हो जाएगा, और एंड पॉइंट अपना वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अगेन लोअर क्लासेस की चीजें हैं ये, बट एक बार रिवीजन कर रहे हैं। गेटिंग दिस?
when two rays are originating from the same end point. So that same end point will be called as the vertex and the two rays will be called as the arms. Okay, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली? हमने देखा लाइन क्या होता है. सो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ, उसका कोई ब्रेथ, इसका कोई थिकनेस नहीं होता, और वो दोनों डायरेक्शन में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो. लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं. और रे में क्या होता है? तो रे में एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और एक को आप इनफाइनाइट खींच सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो. फिर हमने बात किया कोलिनियर पॉइंट्स का. कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं हम कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को कोलिनियर तब बोला जाएगा अगर वो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को कोलिनियर तब बोला जाएगा जब वो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, वरना उसको नहीं बोलेंगे. ठीक है श्रीजा, आफ्टर द क्लास जब ये नोट्स मिल जाएगा तो आप नोट कर लीजिएगा. दीज आर क्लास 6-7 थिंग्स, राइट? इसमें नोट करने में भी टाइम वेस्ट होने वाला है. Angle, when two rays originate from the same endpoint, they form an angle. The rays making the angles are called the arms and the endpoints are called the vertex. Intersecting and non-intersecting lines. Lines के बारे में बात हुआ है तो अब हमें intersecting और non-intersecting lines के बारे में बात करनी है. Intersecting lines किसे बोली जाती है? So two lines are said to be intersecting when the perpendicular distance between the two lines is not, मतलब देखो, एक तो अपन देख लेते हैं कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं जब आप देखते हो कि दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही, दोनों लाइंस एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, है ना. फॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है? फॉर्मल डेफिनेशन कहता है कि दो लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दो लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं है हर जगह पे, तब उसको हम बोलेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है. ठीक है, जैसे यहाँ पे AB और CD हमारे लाइंस है, तो ये देखो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है? नहीं, ये दोनों डिस्टेंसेस अलग है, इसीलिए इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोली जाती है. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस पे अब बात करते हैं. ये हमारा हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. टू लाइंस आर सेड टू बी नॉन इंटरसेक्टिंग व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एवरीवेयर. मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, राइट? कभी भी आप दो पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करते. क्यों नहीं मीट करते? बिकॉज उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. अगर डिस्टेंस थोड़ा भी घटता है तो वो आगे जाके मीट कर जाएंगी. जैसे यहाँ पे AD एंड BC, AD एंड BC आर पैरेलल लाइंस एंड यू कैन सी कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है पैरेलल डिस्टेंस. So distance between the two parallel lines in this case are same. ठीक है, the length of the common perpendiculars at different points on these lines are same. जो common perpendiculars आप बीच में draw करोगे ना, वो सारे perpendiculars वाली perpendiculars का length same होगा. ठीक है, और इसीलिए इन लाइंस को पैरेलल बोला जाता है. ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ अभी ब्लैक कलर से जो दिख रहा है, इसी लेंथ को बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, राइट? So finally the main point is, if I have any two lines in a plane, अगर हम कोई भी दो लाइंस, अगर आप अपनी कॉपी पे कोई भी दो लाइंस ड्रॉ करोगे और आप उसको एक्सटेंड करो, लाइंस का मतलब होता है यू कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड. तो अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो कि कॉपी पे कोई भी दो लाइंस बनाओ और उसको एक्सटेंड करते रहो, या तो आपने पैरेलल लाइंस की ड्रॉ की होंगी या फिर आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस की ड्रॉ की होंगी. गेटिंग दिस आइडिया? कोई डाउट है यहाँ पे? Any doubt students? Yes अक्षर, बताओ. सर पैरेलल लाइंस को ही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं. ओके सर. ठीक है, यस साकेत? आवाज नहीं आ रही साकेत, फिर से म्यूट अनम्यूट करो. सर जब दो लाइन एक दूसरे को सर इक्वल हाफ में काटे सर उसको क्या कहते हैं? वो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस ही बोली जाएंगी. आप किस मतलब आर यू मीनिंग दिस, ये कह रहे हो? यस सर. ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस ही कही जाएंगे. उसके अलावा अब वो जो परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ये सब चीज इज अ डिफरेंट थिंग राइट नाउ, क्योंकि टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, तो पहले हमने लाइंस के बारे में बात की है, ठीक है। अब Yes. ये जो मेरे ख्याल से आप जो सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Perpendicular bisector is a special case of the intersecting of two lines ना, it's a special case. As of now हम बात कर रहे सिर्फ लाइंस के ऊपर, so there are only two types of lines, एक हमारा intersecting है और दूसरा हमारा non intersecting है. Okay sir, thank you. हाँ, नखत पूछे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड बाइसेक्ट. बाइसेक्ट में नखत क्या होता है ना, बाई वर्ड, ये हम आगे पढ़ेंगे, वैसे थोड़ा सा आगे जाओगे तो पता चलेगा. बाई मतलब कि हाफ, टू पार्ट्स. सेक्ट मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू सेक्शंस, ठीक है, डिवाइडिंग एनीथिंग इनटू टू इक्वल सेक्शंस. तो बाइसेक्शन में क्या होता है कि यू डिवाइड द थिंग इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स एक्चुअली. इंटरसेक्टिंग में इट्स नॉट नेसेसरी. जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे AB and CD are intersecting at some point E, और जो intersecting point है, मान लो यहाँ पे E है, E is not dividing both the lines equally. E is not dividing both the lines equally. जबकि अगर मैंने कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ किया और इसको लाइन सेगमेंट बना दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसको लाइन सेगमेंट बना दिया, तो लाइन सेगमेंट में क्या हो जाता है, फिर उनके लेंथ फिक्स हो जाते हैं. तो मान लो कि ये दोनों लाइन 10-10 सेंटीमीटर का था और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये इंटरसेक्ट करने के बाद अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर अगर हो जाता है, तब हम बोलेंगे कि दे आर द टू लाइंस आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. द टू लाइंस आर बाइसेक्टिंग ईच अदर का मतलब है दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग फर्दर, टाइप्स ऑफ लाइन में गाइस वी टॉक्ड अबाउट लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल. एंगल भी लाइन से बनती है. उसके बाद हमने इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन देखा. तो लाइंस के केस में हमें यही सब देखना होता है. ये नो समीर, नॉट इंपॉर्टेंट. एंड समीर ये सब चीजें आगे आगे वाली बात होगी, ठीक है. आप गाइस वी विल फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर. तो अब जैसे टाइप्स ऑफ एंगल है, यहाँ पे जब आपके दिमाग में कोई एंगल वाली चीज आ रही है तो यहाँ पूछना पड़ेगा आपको. तो टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल में वो सारे एंगल्स जो आप एनकाउंटर करोगे इस चैप्टर में, उसके बारे में हमें पढ़ना है. ऑलरेडी इसमें से बहुत सारे एंगल्स के बारे में आपको पता होगा, राइट. तो सबसे पहला तो होता है राइट एंगल. एक्चुअली में राइट एंगल के रेफरेंस में ही हम एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल को कहीं ना कहीं मेजर करते हैं. तो व्हाट इज अ राइट एंगल? A right angle is an angle whose measure is 90 degrees. What is the meaning of measure? The meaning of measure will be that let's say if this is the first ray, तो ये पहला रे जो है कहाँ, इसको अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है, अगर ये फर्स्ट रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो कितना डिग्रीज मूव करना पड़ गया इसको? ये 90 डिग्रीज मूव किया, तब जाकर ये फाइनल, ये इनिशियल पोजीशन मान सकते हो. यू कैन कंसीडर दिस एज द इनिशियल पोजीशन एंड आप इसको फाइनल पोजीशन कंसीडर कर सकते हो. तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इनिशियल पोजीशन पे थे, फिर 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तब हम फाइनल पोजीशन पे पहुंचे, ठीक है. तो ये जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो रोटेशन हुई है ना, दैट रोटेशन इज ऑफ 90 डिग्रीज. दैट रोटेशन इज ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है. जब आप हायर क्लासेस में जाते हो, क्लास 11th में जाते हो, तो वहां पे हम डिग्रीज के भी यूनिट्स पढ़ते हैं. सॉरी डिग्री कह रहा हूँ, सॉरी, एंगल्स के भी यूनिट्स पढ़ते हैं. जैसे डिग्री एक यूनिट होता है, रेडियंस होता है, ठीक है, ग्रेड होता है. तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में. एज ऑफ नाउ एंगल को कैसे मेजर किया जाता है? तो डिग्रीज में मेजर किया जाता है, ठीक है. तो व्हाट इज द राइट एंगल? जब एंगल 90 डिग्री बनता है. अब अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. कोई भी एक्यूट एंगल को कैसे पहचानोगे? अगर वो एंगल का जो मेजर है अगर 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम हो, तो उसको पता, तो हम कह सकते हैं कि वो एक्यूट एंगल होगा. जैसे ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है. अगर मेरा राइट एंगल होना होता उसको, तो ये पोजीशन होता. अगर उसे राइट एंगल होना होता तो फाइनल पोजीशन को ये होना होता, बट फाइनल पोजीशन उससे पहले ही आ गई. फाइनल पोजीशन उससे पहले ही आ गई, तो उसके कारण जो मेरा एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री से कम ही बन रहा होगा. तो फाइनली जो x दिख रहा है वहां पे x, that x is the angle, and in this case the value of the angle is between 0 degrees to 90 degrees. फिर बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल का. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है, समीर ने बोला है सिंगल रे हैव 0 डिग्री. नहीं समीर,
एंगल की जब भी बात करते हैं हम लोग, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एंगल. What was the definition of angle? When two rays originate from the same point. तो एंगल की बात पहले दो रेस पे होंगी, ठीक है. If the two rays are identical, तो 0 डिग्री बनता है. If the two rays are identical and coincident, मतलब एक के ऊपर एक है, वहां पे 0 डिग्री बनेगा, ठीक है. But I will not say that a single ray बोलना गलत हो जाएगा, फिर एंगल वहां पे बनेगा नहीं, ठीक है. नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस एंगल. So what is an obtuse angle? Obtuse angle उस एंगल को बोला जाएगा जहां पे मेजर मोर देन 90 है बट लेस देन 180 है. मोर देन 90 है बट लेस देन 180 है. तो देखो गाइस, कंसीडर कर लो that this is O, this is A, this is B, this is B dash and this is C dash या C मान लो, ठीक है. तो अगर OA मेरा इनिशियल पोजीशन है, OA इज द इनिशियल रे कह लो, इनिशियल पोजीशन ऑफ रे कह लो, ठीक है. तो इफ OA इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ रे, देन वो जो 90 डिग्री वाला दिख रहा है OB डैश विल बी द 90 डिग्री वाला पोजीशन. बट हमने एक्यूट में क्या देखा था कि अगर मेरा फाइनल पोजीशन इससे पहले आ गया तो 90 डिग्री से कम है, लेकिन इस केस में हमारा फाइनल पोजीशन क्या दिख रहा है, वो 90 डिग्री से भी आगे निकल गया. तो क्लियरली उससे क्या पता चलता है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है. लेकिन अगर आप इस OA को एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में O को लेफ्ट में एक्सटेंड कर देते तो शायद यहाँ पे OC बन जाता, यहाँ पे OC बन जाता. OC AOC क्या हो जाता, इट वुड हैव बीन 180 डिग्रीज, इट वुड हैव बीन 180 डिग्रीज. तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है OB वाला जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं OB डैश एंड OC पोजीशन के बीच में आ रहा है, राइट. OB वाला जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं OB डैश और OC के बीच में आ रहा है. एंड दैट इज व्हाई वी विल से दैट the measure of an obtuse angle will be greater than 90 degrees but less than 180 degrees. ठीक है. In this case we will say that the measure of an obtuse angle is more than 90 degrees but less than 180 degrees. Am I clear? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अनुष्का पूछ रही है OC बीच में कैसे है सर. OC बीच में कहाँ है? सबसे पहले ये तो एक्सटेंड करके आपको सिचुएशन बताया जा रहा है कि जो रे बनेगा फाइनल रे वो आपका OB और OC, OB डैश और OC के बीच में बनेगा, OB डैश और OC के बीच में बनेगा हमेशा. बीच में इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली इन बिटवीन, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली इन बिटवीन, आई मीन कि इट विल बी समवेयर बिटवीन OB डैश एंड OC. OB डैश से पहले अगर हो गया, इमेजिन करो उस फाइनल रे को, अगर वो OB डैश से थोड़ा पहले हो गया तो वो एंगल 90 डिग्री से कम होगा, थोड़ा 90 डिग्री से कम हो जाएगा. तो OB डैश से तो आगे निकल गया, OB डैश से आगे निकल गया तो हमको तो अभी यही ना पता चला कि 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, लेकिन एक रेंज लाना था. वो रेंज लाने के लिए फिर हमने देखा कि अगर आप OA को एक्सटेंड कर देते उसी डायरेक्शन में, OA को अगर इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते तो OC बनता आगे जाके. तो आपका जो फाइनल रे है वो कहीं ना कहीं OC और OB डैश के बीच में आ रहा है. OC वाला पोजीशन कहीं ना कहीं 180 डिग्री को वो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. OC वाला जो पोजीशन है वो आपका कहीं ना कहीं 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा. तो OB हमारा OB डैश और OC के कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है. बीच में आने के कारण ही कहा जा रहा है कि 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है. दिस इज द रीजन. आगे पढ़ोगे तो अभी और पता चलेगा. जैसे ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? A straight angle is an angle whose measure is 180 degrees. Thus a straight angle looks like a straight line. मान लो कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, this is O, this is A and this is B. तो जब हम OA को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टू रीच, आप सोचो कि आपने यहाँ पे लाइन जो है, ठीक है, इस लाइन को आप रोटेट कर रहे हो तो पहले इधर आएगा फिर इधर आएगा, आप इस तरीके से रोटेट कर रहे हो. इस तरीके से रोटेट करते करते व्हेन यू रीच एट दिस पोजीशन, जब ये पोजीशन हो जाता है, जब एक कहीं ना कहीं देखने के लिए एक काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया, BOA काइंड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बन गया, तो उस केस में जो एंगल बना है दैट एंगल इज एक्चुअली कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन. दैट एंगल इज एक्चुअली कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि एंगल U का मतलब क्या हो जाएगा, आई कैन से इट इज AOB, I can say it is AOB. This angle will be equal to 180 degrees.
तो अगर आप लास्ट वाली पोजीशन को एक बार दोबारा देखो तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्सटेंड ऐसे कर देते, अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते तो एंगल कितना बनता, 180 बनता। ये वाला पोजीशन पे कितना है, 90 है। तो आपका जो OB वाला पोजीशन दिख रहा है, जो आपको OB दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है। इससे आगे निकल गया मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, इससे पहले है इसका मतलब 180 डिग्री से छोटा है। एंड दिस इज हाउ वी से दैट, मतलब देखो ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन सबको पता रहता है, पोजीशन कैसे डिफाइन हुई है वो आपको पता होना चाहिए कि हाउ विल यू रियलाइज दैट दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 डिग्री वाले पोजीशन से आगे निकल गया लेकिन 180 डिग्री वाले पोजीशन से पहले ही है, तो दैट इज व्हाई विल से दैट इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आते हैं बात लास्ट में रिफ्लेक्स एंगल का। व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एंगल? So reflex angle is an angle whose measure is more than 180 degrees but less than 360 degrees. जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने इसको पोजीशन को मार्क कर दिया O, this is my A and this is my initial position and this is my final position। ठीक है, वो इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इस बार आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि अगर ये 180 सॉरी डायग्राम थोड़ा गलत बना हुआ है ना एक तरीके से, मतलब ये रोटेशन गलत दिखाई है, रोटेशन को थोड़ा गलत दिखाया इन्होंने, मतलब 90 डिग्री इनको ऐसे दिखाना चाहिए था। ठीक है, 90 डिग्री इनको एक्चुअली में ऐसे दिखाना चाहिए था। ओके, सो अब इधर क्या हुआ देखो, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज अगर रे यहां से लेके यहां तक आती, यहां से लेके यहां तक आती तो 180 डिग्री बनता, लेकिन रे कहाँ गई, इससे भी आगे निकल गया, रे इससे भी आगे निकल गया। एंड दैट इज व्हाई हम बोलेंगे दैट रिफ्लेक्स एंगल के केस में योर एंगल का मेजरमेंट विल बी मोर देन 180 बट इट विल बी लेस देन 360 डिग्रीज। ओके, इट विल बी मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्रीज। गेटिंग द लॉजिक? आई थिंक ये चीजें ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा बोर्ड लग रहा होगा लोगों को, है ना, लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं ये सब, बट एक बार रिवाइज तो हो जाना चाहिए। प्रयांश पूछ रहा है लेस देन 360 क्यों? प्रयांश, जब आप उस कोई भी चीज को 360 डिग्री रोटेट करोगे ना तो आप इनिशियल पोजीशन पे आ जाओगे। जैसे घड़ी के बारे में, घड़ी में जो मिनट हैंड है वो 12 पे रहती है, मिनट हैंड जो है वो 12 पे रहती है। जब 1 घंटा हो जाता है तो मिनट हैंड वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है ना, वहां पे हम बोलते हैं दैट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हैज ऑकर्ड एंड दैट इज 360 डिग्रीज। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन को देखते हो, यहाँ पे अगर आप पोजीशन को देखते हो तो वो लेस देन 360 आ रहा है। प्रयांश पूछ रहा है सर 360 के ऊपर भी होता है क्या? यस प्रयांश, एंगल्स आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वी आल्सो डील विद एंगल्स व्हिच इज मोर देन 360 डिग्रीज। यहाँ पे भी अगर आप इमेजिन करो कि if this is your initial position, try to think it in this way, if this is your initial position और अब आपने क्या किया, आप ऐसे ऐसे करके बहुत बार घुमाए हो, तो आप जब एक कंप्लीट रोटेशन कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली, खुद ही सोचो ना कि आपने फील्ड के चक्कर लगाए, आपने फील्ड के चक्कर लगाए, अगर आप एक चक्कर कंप्लीट कर रहे हो तो यू हैव कवर्ड 360 डिग्रीज। if you have covered 2 complete rotations of the revolutions of the field you have covered 720 degrees in that case। ठीक है, श्रीजा पूछ रही है 360 डिग्री तो सर्कल बनता है, ओवल भी बनाया जा सकता है क्या? श्रीजा, बनाने के लिए तो हम कुछ भी बना सकते हैं यार, बट 360 डिग्रीज में तो सर्कल ही बनता है। अगर आप एक एंड ऑल्सो मतलब अगर आप इसके फाइनल एंड पॉइंट को रोटेट करोगे, अगर आप इसके ऐसे एंड पॉइंट को रोटेट करोगे तो वो हमेशा एक सर्कल ही तो बनेगा। जैसे यहाँ पे मतलब दिस विल बी लाइक अ सर्कल अगर आप इसको घूमोगे तो।
यस आशु, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट एंगल को 360 डिग्रीज बोलते हैं। श्रेयस कह रहा है कि सर अगर दो रेज एक के ऊपर एक रहेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा या 0 डिग्री होगा। श्रेयस वहां पे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ये चीज कंफर्म कर देगा। मतलब अगर दो रेज एक दूसरे के ऊपर है, देखो श्रेयस सिंपल लॉजिक है, इफ योर इनिशियल पोजीशन एंड योर फाइनल पोजीशन आर सेम, इफ योर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, ठीक है, and you have not made any movement, so in that case you have covered 0 degree. But if you have done movement, आप initial position से घूम कर फिर आपने एक revolution बनाकर आप final position पे आए हो, and in this case if your final position is equal to your initial position, then we say that you have covered 360 degrees. Ultimately angle क्या होता है students? Angle is the rotation of one ray, initial position से final position में जो रे का एक तरीके से मूवमेंट होता है उसी को एंगल बोला जाता है। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब आप बात करते हैं हम थोड़े से नई चीजों के बारे में, हो सकता है जो आपने लोअर क्लासेस में इसको नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? अ पेयर ऑफ एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम एक एंगल के लिए नहीं यूज करते हैं, वी यूज फॉर अ पेयर ऑफ एंगल्स। So a pair of angles are said to be complementary if the sum of the angles is equal to 90 degrees. If the sum of the angles is equal to 90 degrees, ठीक है। तो जैसे कि इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में एंगल AOB कितना बन रहा है? 50 डिग्री का बन रहा है, एंड एंगल BOC कितना का बन रहा है? 40 डिग्री का बन रहा है। तो एंगल AOB 50 डिग्रीज का हो रहा है एंड एंगल BOC 40 डिग्रीज का हो रहा है। टोटल ऐड किया तो कितना बन गया? टोटल ऐड किया तो 90 डिग्रीज हो गया, राइट। तो जब भी आप किन्हीं भी दो वैल्यूज, जैसे मैथ्स में क्या होता है, 30 एंड 60 को ऐड करते तो 90 होता है, तो 30 एंड 60 विल बी कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। 21 एंड 69, 21 एंड 69 को ऐड करते हो तो 90 बनता है, so 21 and 69 will be called as a complementary pair. 1 and 89, 1 and 89 को ऐड करोगे तो 90 बनता है, so 1 degree and 89 degree will be called as a complementary pair of angles. ठीक है, तो complementary word हम हमेशा एक पेयर के लिए करेंगे, complementary word हमेशा हम लोग एक पेयर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, प्रियांश कह रहा है ये तो न्यू नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। ओके, फिर आते हैं सप्लीमेंट्री के लिए। याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड और सप्लीमेंट्री वर्ड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री कब बोला जाता है? तो सप्लीमेंट्री भी एक पेयर ऑफ एंगल्स के लिए डिफाइन करते हैं, व्हेन द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, व्हेन द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो कॉम्प्लीमेंट्री कब बोला जाता है? व्हेन द सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सप्लीमेंट्री कब बोला जाता है? व्हेन द सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 1, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्रीज, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्रीज। अच्छा, याद रखने के लिए सिंपल फंडा क्या है, जनरली स्टूडेंट्स जब कंफ्यूज होते हो 90 डिग्री कौन होगा, 180 डिग्री कौन होगा, मैंने अपने टाइम पे क्या देखा था, मैंने अपने टाइम पे देखा था कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड विल स्टार्ट विद अ C एंड सप्लीमेंट्री विल स्टार्ट विद अ S। और 90 डिग्री तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? अल्फाबेटिकली C पहले आएगा। और 90 डिग्री और 180 डिग्री अगर हम ऐसे भी एंगल्स काउंटिंग करें तो सबसे पहले कौन एंगल आता है? सबसे पहले 90 डिग्री आता है। तो मैंने इस तरीके से याद रखा था कि छोटा वाला वैल्यू उस लेटर के लिए जो अल्फाबेट में सबसे पहले जल्दी आता है, और बड़ा वाला वैल्यू 180 डिग्री उसके लिए जो अल्फाबेट में बाद में आता है। तो दिस इज हाउ वो कंफ्यूजन अगर आप चाहो तो क्लियर कर सकते हो, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। ठीक है, तो इन दिस केस ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में 135 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज, 135 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज, अगर मैं 135 और 40 को ऐड करता हूं तो वो बनता है 180। तो यहाँ पे क्योंकि दो, किन्हीं भी दो, गाइस अगेन मैथ्स, सिंपल मैथ्स, किन्हीं भी दो चीजों का सम अगर 180 होता है एंगल्स का, ठीक है, तो आप उन दोनों को बोलोगे सप्लीमेंट्री पेयर। लाइक 5 डिग्री एंड 175 डिग्री, 5 डिग्री और 175 डिग्री को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा, तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 62 डिग्री एंड 118 डिग्री, आशु ने लिखा है चैट में 62 एंड 118, इनको भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी 180 बन जाएगा। तो किन्हीं भी केसेस में अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री बन रहा है तो वहां पे आप उसको सप्लीमेंट्री पेयर बोलोगे, आप उसको सप्लीमेंट्री पेयर बोलोगे। ठीक है,
प्रियांश कह रहा है 180 एंड 0, बिल्कुल हो सकता है, 180 एंड 0 को भी सप्लीमेंट्री पेयर बोल सकते हैं, 0 एंगल भी होता है, ठीक है, 90 90 भी बोला जा सकता है, 90 का सप्लीमेंट्री 90 ही होगा, 0 एंगल होता है स्टूडेंट्स, 0 एंगल होता है, अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है तो 0 एंगल होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, if 2x minus 20 degrees and x plus 5 degrees are complementary angles, find the angle। जल्दी से अपनी कॉपी में सॉल्व करो इसको। अभी बताया था कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सम होना चाहिए 90 डिग्री। आप में से कितने लोगों का आंसर आया है इस क्वेश्चन का, हैंड रेज करना। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड्स। तो अभी तक 12 लोगों ने हैंड रेज किया है, 13 14। आदित्य, आदित्य सिंह एक बार अनम्यूट करना। यस सर। कॉपी पेन लेके बैठे हो? यस सर। क्या अभी क्या लिखे हो इसके, इस क्वेश्चन के लिए? सर अभी लिखना है सर। अभी तक लिखे नहीं हो कुछ भी? नो सर, देख लीजिए। देखना क्या है? ऑफिस में आके उल्टा उल्टा काम करना है तुम्हें, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है। Okay, so what happened, Ali? Are you there? Okay, so देखो, how to solve this? What was the definition? The definition is that any two angles are said to be a complementary pair of angles if the sum is 90 degree. Any pair of angles are called as complementary angles if the sum is 90 degree, right? तो आपको जब क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम क्या लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x minus 20 degrees plus x plus 5 degree is equal to 90 डिग्री होगा। अब जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पे 2x minus 20 plus x plus 5 this is equal to 90। अब आपको x फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, तो जैसे हम एक लीनियर इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते थे वैसे करोगे। 2x plus x यहाँ पे 3x हो जाएगा और -20 को राइट साइड भेज दोगे, ठीक है, तो वहां जाके +20 हो जाएगा। और +5 को इधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 105 डिग्री होगा। आदित्य यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दो यार, नहीं तो मैं घर पे फोन करके बता दूंगा क्या चल रहा है तुम्हारा। सर हम ओके, सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 105/3 which is equal to 35 degrees, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। लेकिन क्या मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया? नहीं, मुझे क्वेश्चन में एंगल्स पूछा था, तो मेरा पहला एंगल क्या हो जाएगा? माय फर्स्ट एंगल क्या है वहां पे? 2x minus 20 है, तो 2x minus 20 में अब आप x की वैल्यू रखोगे।
x की वैल्यू कितनी निकाली हमने वो निकाला 35। तो 2 into 35 minus 20 कितना हो गया ये 70 minus 20 50 degrees। एंड सेकेंड एंगल कितना है, इट इज x plus 5 degrees। तो x की वैल्यू जब रखेंगे इस बार 35 plus 5 कितना हो गया ये हो गया 40 डिग्रीज, ये हो गया 40 डिग्रीज। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड करना। कनिष्का फाइनली तो 15 ही होगा ना। देखो मैंने इस -20 को राइट साइड भेजा तो +20 होगा, ये +5 को राइट साइड भेजा तो -5 होगा। तो देखो वो 20 - 5 तो 15 ही हुआ ना लास्ट में। Is this clear to everyone? Simple सा process है students. According to the question, the two angles were complementary. And कोई भी angles complementary कब होता है? जब वो sum बनता है 90 डिग्री का, जब उनका sum बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब इस केस में हमने वो लॉजिक यूज किया और हमने इसे सॉल्व किया। x का वैल्यू मिला, x का वैल्यू पुट करने के बाद x का वैल्यू पुट करोगे तब आपको एग्जैक्ट एंगल्स मिला। देखो यहाँ पे 50 डिग्री और 40 डिग्री, 50 + 40 90 होता है, यू गॉट 90। यस अपूर्वा? सर इसी तरह सप्लीमेंट्री का भी सेम प्रोसेस होगा? एग्जैक्टली अगर ये सप्लीमेंट्री, अगर वहां पे सप्लीमेंट्री बोला होता तो बस हम जो पहले लाइन में जो हमने 90 डिग्री लिखा उसके जगह पे 180। वहां पे 180। हाँ ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री, थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। सॉल्व कीजिए सब कोई। two supplementary angles are in the ratio 3:6. Find the angles. Very good Ayushi, very good Ali, Aditi correct, Shreyas correct। मुझे सबके रेस्पॉन्सेस चाहिए। साकेत करेक्ट, नखत करेक्ट, रौनक सही है, श्रेया करेक्ट, समीर करेक्ट, केतन सही है, निखिल गलत, तनिषा सही है। फाइंड द एंगल्स। आप मुझे x की वैल्यू बता रहे हो, आई नीड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आर्यन आपने 1360 लिखा, 3060 तो 90 हुआ ना। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री है स्टूडेंट्स, इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, नाउ इट्स सप्लीमेंट्री। खुशी गलत, खुशी इट्स रॉन्ग। आदित्य सिंह, आई हैव नॉट रिसीव्ड योर रिस्पॉन्सेस टिल नाउ। आपका आंसर आया नहीं चैट में अभी तक। पूजा गलत है, प्लीज चेक करो पूजा। भार्गवी करेक्ट, रजनीश सही है, कुलसुम करेक्ट, अनीश करेक्ट, विश गलत है, विश 240 120 लिखे हो, गलत लिखे हो। कनिष्का गलत है। देखिए अब जिन लोगों का 3060 आ रहा है, आप में से कुछ लोगों का 3060 आ रहा है, आपको पता चल जाना चाहिए कि आप वहां पे गलत कर रहे हो। कैसे पता चलेगा? वहां पे आपका जो सम हो रहा है 3060 का वो 90 बन रहा है, बट 90 किस में होता है? 90 होता है सप्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री में। ये सप्लीमेंट्री का केस है। आदित्य सिंह गलत, तो यहां पे क्या करोगे? सबसे पहले रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में एंगल दिया हुआ है 3:2, तो हम क्या करेंगे? लेट द एक्चुअल एंगल्स बी 3x and 6x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x and 6x आर सप्लीमेंट्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सप्लीमेंट्री दिए हुए हैं, तो देयरफॉर
3x प्लस 6x कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री दिया और 90 डिग्री जिन जिन लोगों ने लिखा है आपने वही गलती किया है। कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90 लिखते, सप्लीमेंट्री दिया हुआ है इसीलिए 180 लिखे हैं। So 3x plus 6x becomes 9x. 9x is equal to 180 degree, implies x is equal to 180 divided by 9, 20 degrees. x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया। अब आपसे पूछा गया एंगल्स का वैल्यू, तो पहला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल्स आर 3 into 20 डिग्री, कॉमा 6 into 20 डिग्री। अब 3 into 20 डिग्री क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे 60 डिग्री, एंड 6 into 20 डिग्री क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप वेरीफाई कर सकते हो अपने एंगल्स को ऐड करके। आपको चेक करना है कि आपने सही किया या गलत किया है, तो इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लो। ऐड करने से आपको कितना मिलेगा? ऐड करने से ये 180 डिग्री मिलेगा। दैट विल गिव द कंफर्मेशन दैट द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? ये सारे टर्म्स ना अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। So two angles are adjacent if they have a common vertex, they have a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm. ये तीन कंडीशन जब दो एंगल फॉलो करते हैं तब हम उनको एडजेसेंट बोलेंगे। सबसे पहला क्या है? दोनों का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दोनों का एक कॉमन आर्म होना चाहिए। अब एंगल्स बनाने में दो आर्म्स होते हैं, एंगल्स में दो आर्म्स की यूज होती है, तो एक आर्म कॉमन होना चाहिए। और जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो नॉन कॉमन आर्म आपके कॉमन आर्म के अलग अलग साइड में होना चाहिए। जैसे इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में हमारे पास एक एंगल है ये AOB, और दूसरा एंगल है ये वाला BOC। AOB और BOC की खासियत क्या है? पहले दोनों का वर्टेक्स सेम है O। देखो नीचे लिखा हुआ है, here angle AOB and angle BOC are adjacent angles because these angles have a common vertex O। दोनों में common vertex है O। उसके बाद रे OB is the common arm, OB जो है यहाँ पे common arm है, and rays AO and CO are the non common arms। common arm क्या है? देखो, अब मान लो दो एंगल्स एडजेसेंट होंगे ना, एंगल मतलब दो लाइंस, दो रेस से एंगल बनता है। तो अगर दोनों में एक रे कॉमन है, दोनों में अगर एक रे कॉमन नहीं होगा तो आप उसको एडजेसेंट ही नहीं कह सकते, राइट? तो कंडीशन पे ध्यान दो। पहला तो उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, तो वो सही है, ओ आ गया। दूसरा, दे शुड हैव अ कॉमन आर्म, कॉमन रे। यहाँ पे वो कॉमन रे कौन सा होने वाला है? इट इज OB। देन थर्ड लाइन, their non-common arms are on different sides of the common arm। तो अगर मैं नॉन कॉमन आर्म्स को देखूं तो मेरा AO, ये यहाँ पे पढ़ो, AO मेरा यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म है और CO मेरा नॉन कॉमन आर्म है। इनको अगर देखोगे तो ये OB के अलग अलग साइड में है। एक अगर OB के लेफ्ट में है तो दूसरा OB के राइट में होगा। दिस इज व्हाट वी मीन by their not common arms being on different sides of the common arm। ठीक है, this is what I mean by the non-common arms being on different sides of the common arm। Are you getting this now? Sameer, is the doubt clear? एक लेफ्ट में होगा तो एक राइट में होगा। ठीक है, ये होता है एडजेसेंट एंगल। प्रयांश, ये AO जो है ना, ये वाला जो AO है ये OB के लेफ्ट में दिख रहा है, और ये जो OC है ये OB के राइट में दिख रहा है। तो इससे क्या पता चला? दोनों डिफरेंट साइड्स में हुए ना। इससे पता चला कि नहीं कि दोनों डिफरेंट साइड्स में हुए। वही चीज तो कह रहा है थर्ड पॉइंट यही कह रहा है। जैसे मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, लेट से मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं।
So if you see angle AOB and एंगल AOC, AOB और AOC को अगर देखते हो, क्या मैं इसको एडजेसेंट कह सकता हूं? AOB एंड AOC, क्या मैं इसको एडजेसेंट कह सकता हूं? फोकस ऑन द डेफिनेशन. दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दोनों में कॉमन वर्टेक्स O मिल गया, दोनों में एक आर्म भी कॉमन है OA. यहां पे अगर देखोगे, सो फर्स्ट कॉमन वर्टेक्स मिल गया, नेक्स्ट कॉमन आर्म भी मिल गया विच इज OA. बट नॉन कॉमन आर्म को देखो, जो नॉन कॉमन आर्म है यहां पे, पहला एंगल के लिए नॉन कॉमन आर्म क्या होगा? दैट विल बी दिस. दूसरे के लिए विल बी OC. नाउ OB एंड OC, they both are on the same side of the common arm. They both are on the same side of OA. अब क्योंकि ये OA के सेम साइड पे हैं, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, उनकी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठेंगे. गेटिंग दिस आइडिया एवरीवन? नाउ आपका जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स में होना चाहिए. डिफरेंट साइड्स का मतलब है कि अगर एक लेफ्ट में आ रहा है तो दूसरा राइट में आना चाहिए. ठीक है प्रयांश? नाउ आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग अहेड, अब बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का. एडजेसेंट एंगल्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ, देन वी कैन अंडरस्टैंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहता है? इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर टू ऑपोजिट रेज, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स के जो नॉन कॉमन आर्म्स है, if they are two opposite rays, then these angles are called linear pair of angles. जैसे कि इन दोनों एंगल्स को देखो, एंगल AOC एंड एंगल BOC. अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऑब्जर्व करते हो, then the very first thing, they have a common vertex O. They have a common vertex O. Next, they have a common arm. What is that common arm? The common arm is OC. Third, the common and uncommon arms. तो AOC का अनकॉमन आर्म क्या है? AO है. और BOC का अनकॉमन आर्म क्या है? BO है. तो अनकॉमन आर्म्स AO and BO are on different sides. Are on different sides of OC. तो ये अपना एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन तो परफेक्टली फिट हो रहा है, एडजेसेंट एंगल्स के डेफिनेशन को परफेक्टली फिट कर रहा है. बट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या एक्स्ट्रा चीज होती है? सो दे आर सेइंग दैट द नॉन कॉमन आर्म्स विल एक्चुअली फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. द नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट रेस. तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो एक तरीके से स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे होंगे. जैसे आप यहाँ पे देखो AOB, तो यहां अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये एक रे था और ये दूसरा रे था, राइट? ये दोनों अलग अलग रे थे, लेकिन इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स पे हमें क्या दिखा? कॉमन वर्टेक्स पे दिखा दैट दे आर फॉर्मिंग अ straight line, and that is why, because of this reason we will, ये adjacent है, लेकिन साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा नाम भी क्या यूज कर सकते हैं इनके केस में? इनके केस में ये भी बोल सकते हो that they are linear pair of angles. okay, they are linear pair of angles. I think सबको एक चीज दिख रहा है कि ये 180 डिग्री बन रहा है, सबको दिख रहा है कि ये 180 डिग्री बन रहा है. वो हम लोग आगे बात करेंगे. ठीक है, as of now we are just discussing about the different types of angles. adjacent angle समझ में आया, ये linear pair था. अब बात करते हैं vertically opposite angles का. vertically opposite angles क्या होते हैं? so when two lines AB and CD intersect each other at point O, अगर AB और CD O पे intersect कर रहे हैं तो देखो ये चार angles बनते हैं.
जब इस तरीके से ए बी और है ना, चार एंगल्स बन रहे हैं कि नहीं, एक एओडी बन रहा है, एक बीओसी बन रहा है, एक एओसी बन रहा है और एक बीओडी बन रहा है, इनको बोला जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बेसिकली यू गेट टू पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे एओसी को बीओडी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोला जाता है एंड एओडी को बीओसी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोला जाता है। कैसे पहचानोगे? तो बहुत इजीली देखो, एक यहाँ पे एक सिंगल ये मार्क किया गया है, ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब फॉर्म होगा? सबसे पहले अगर आपसे कोई भी सवाल पूछेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब फॉर्म होगा, तो आप बोलोगे जब दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट के अराउंड में चार एंगल्स बनते हैं, वहीं पे दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, वहीं पे दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स का डेफिनेशन क्या था? एडजेसेंट एंगल्स के केस में they had a common vertex, they had a common arm and the non common arm was on the different sides of the common arm। फिर हमने बात किया लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर के केस में क्या था? इन द लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स में जो नॉन कॉमन आर्म होता है, इफ दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, तब उसको लीनियर पेयर भी बोला जाता था। वर्टिकली ऑपोजिट के केस में क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब फॉर्म होते हैं? सो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, so that intersection point पे four angles are formed, उसी में हमारे two pairs of vertically opposite angles बनते हैं। कनिष्का पूछ रही है हमेशा चार एंगल्स फॉर्म होंगे। कनिष्का, अगर आप सिर्फ दो लाइंस को इंटरसेक्ट करा रहे हो, सिर्फ दो लाइंस को इंटरसेक्ट करा रहे हो तो चार एंगल्स बनेंगे, लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ एंगल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अब कितने एंगल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, और अगर एक लाइन और इंक्रीज कर दिया तो अब ये 8 एंगल हो जाएंगे। तो जितने लाइंस लाओगे एंगल्स उसका डबल होता है, जितने लाइंस लाओगे एंगल्स उसका डबल होता है। ठीक है, यस समीर। नाउ अब यहाँ पे कुछ छोटी मोटी थ्योरम्स है, एक्सियम्स है, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल बुक में एक ऑर्डर चल रहा है तो वी आर फॉलोइंग इट। So first of all, the axiom on pair of angles. So what is the first axiom? If a ray stands on a line, जैसे AB हमारा लाइन था और उसपे OC रे लाई कर रहा है, then the sum of two adjacent angles formed is 180 degrees। जैसे यहाँ पे AB is a straight line, OC is a ray at point O, O point is lying on the straight line AB। तो यहाँ पे ये दो adjacent angles बन गए ना। कैसे बने ये adjacent angles? AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC कैसे बने ये एडजेसेंट एंगल्स? तो दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स O, दे हैव अ कॉमन आर्म OC, एंड अगर आप नॉन कॉमन आर्म्स को देखते हो तो द नॉन कॉमन आर्म्स are on two sides, different sides of OC। The non-common arms are on different sides of OC। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। ओके, तो वो जो लीनियर पेयर की हम बात कर रहे थे, ये जो लीनियर पेयर की बात कर रहे थे, लीनियर पेयर में हमेशा सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? हमेशा सम ऑफ एंगल्स विल बी 180 डिग्रीज। ओके, आई थिंक अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत इजी चल रहा है सब कुछ। तो स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। In the given figure, POR and QR forms a linear pair. If A minus B, देखो A क्या है? A is angle POR, B क्या है? So B represent कर रहा है angle QOR को। So A minus B is equal to 180 degrees. Find the value of A and B.
अभी अभी हमने थ्योरम देखा था, अभी अभी हमने थ्योरम देखा था। वेरी गुड रजनीश, योर आंसर इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने जो थ्योरम देखा था, उस थ्योरम के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं a plus b will be equal to 180 degrees and a minus b, ये किसके बेसिस पे बोल रहे हैं हम लोग? ये बोल रहे हैं अभी जो हमने एक्सियम 1 देखा था उसके बेसिस पे a minus b is equal to 80 degrees, ये किसके बेसिस पे बोल रहे हैं? So this is given in the question, this is given in the question. Now if I add both of them, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या होगा? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा तो a 2a बन जाएगा यहाँ पे, and 180 plus 80 will become 260 on this side. So from here a will come out as 260 degrees divided by 2, that comes out as 130 degrees. 130 degrees जब a का वैल्यू आ गया तो b का वैल्यू कितना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस b है 180, या फिर आप इसमें पुट कर दो या सेकंड वाले में पुट कर दो, तो वहां से b निकल कर आ जाएगा 50 डिग्रीज, b निकल कर आ जाएगा 50 डिग्रीज। नखत पूछ रहे वाई ऐड। नखत देखो वो लीनियर पे फॉर्म कर रहा है ना, क्योंकि वो लीनियर पे फॉर्म कर रहा है तो उनका एडिशन 180 होगा। क्वेश्चन में तो उसका सब्ट्रैक्शन का इंफॉर्मेशन दिया है ना, क्वेश्चन में उसके सब्ट्रैक्शन का इंफॉर्मेशन दिया है। अच्छा, वाई वी ऐड, देखो these are ways of solving equations, these are ways of solving an equation। जैसे कि और क्या तरीका हो सकता था? Second approach could have been, what could have been the second approach? So देखो a minus b is equal to 80 degrees दिया हुआ है, so from here a will be equal to 80 plus b, from here a will be equal to 80 degrees plus b, तो ये कितना हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा आपका 80 degrees plus b लिख सकते हो, sorry right? तो now we know that a plus b is equal to 180 degrees, और वहां ऊपर जो a का वैल्यू निकाला है, अभी ऊपर जो a का वैल्यू निकाला है 80 plus b, उसको यहां डाल दो, 80 plus b को यहां डाल दो, तो 80 plus b will be equal to 180 degrees। तो यहां से ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2b is equal to 100 degrees आ जाएगा, और b का वैल्यू यहां से 50 डिग्री आ गया। जब आपको यहां से b का वैल्यू 50 डिग्री मिल गया, फिर आप ऊपर उस इक्वेशन में पुट कर दो, therefore a will be equal to 80 plus 50 which will be equal to 130 degrees। ठीक है? So moving ahead, अब एक्सियम 1 का उल्टा, एक्सियम 1 का रिवर्स, if the sum of two angles is 180 degree, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the ray stands on a line। जैसे ये देखो, we are actually talking about the reverse, we are actually talking about the reverse of axiom A। जैसे यहाँ पे एंगल AOC is equal to 115 degrees and angle BOC is equal to 65 degrees। तो ये जब 115 डिग्रीज और 65 डिग्रीज ये जब एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, तो AB क्या फॉर्म करेगा? AB will stand on a line, AB will be a straight line। So we see that axiom 1 and statement A are converse of each other। पीछे वाला क्या था? पीछे वाला कह रहा है कि अगर आपके रेज ऑपोजिट स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये क्या कहता है? देखो इसको ध्यान से समझो। What is the condition here? ये कंडीशन है, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles formed is 180 degree। तो आइडियली अगर आप देखोगे तो this is the condition, इस एक्सियम में ये कंडीशन है और ये कंक्लूजन है ना? अगर एक रे एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तब जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ, अब यहां पे ये कंडीशन हो गया,
और ये कंक्लूजन हो गया। सो अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, तब एक रे जो होगा वो लाइन पे लाई कर रहा होगा, एक रे जो होगा वो एक लाइन पे लाई कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे AOC एंड BOC, दे आर एडजेसेंट एंगल्स एंड देयर सम इज आल्सो 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे आपको एक रे जरूर मिलेगा जो एक स्ट्रेट लाइन पे, दोनों कॉमन रेज जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, if we place a ruler along one of the non common arms, अगर आप एक रूलर उठाकर, स्केल उठाकर नॉन कॉमन आर्म पे रखते हो, we see that the other non common arm also lies along the ruler। तो अगर आपने स्केल उठाकर BO पे रखा, स्केल उठाकर BO पे रखा, तो वो OA को भी कवर करेगा, वो OA को भी कवर करेगा। तो इससे पता चलेगा OA एंड OB दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। एंड सो therefore points OAB are on the same line and ray OC stands on it। तो जो रे OC है वो एक्चुअली AB स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। और वो तो हमने देख ही लिया कि एंगल कितना है, 180 डिग्री है। therefore the statement is true। तो बस ध्यान रखिएगा, अगर वो 180, अगर वैसा सिचुएशन होता है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो 180 होगा। तो अगर हम उसको उल्टा कर देते हैं, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 दिया हुआ है, तो उसमें जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा लाई करेंगे, ठीक है। सो द गिवन स्टेटमेंट, अभी जो पिछले वाली स्लाइड में स्टेटमेंट देखे थे, the given statement can be stated in the form of an axiom as follows, that if the sum of two adjacent angles is 180 degrees, then the non common arms of the angle always forms a line, ठीक है। एंड axiom 1 एंड axiom 2, axiom 1 ये axiom 2 हो गया और ये axiom 1 है। तो axiom 1 एंड axiom 2 को कंबाइन करके उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है द लीनियर पेयर axiom, ठीक है। तो दो ही पार्ट है, एक का रिवर्स ही दूसरा है। तो आप इसको दो अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, एक का रिवर्स दूसरा है, इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, ओके। देन theorem on vertically opposite angles, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर्स बन रहे होंगे ना, उन पेयर में दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसका मैं प्रूफ आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। अब जैसे गिवन में क्या है, AB is a line, CD is a line, they intersect at O। So two pairs of vertically opposite angles formed are AOC के साथ BOD है एंड AOD के साथ COB है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन इजी करने के, मतलब थोड़ा टाइम बचाने के लिए, लेट्स से दिस इज X Y Z W, ठीक है, WXYZ लिखा हुआ है। तो मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, since OD lies on AOB, क्योंकि स्टूडेंट्स OD जो है वो AOB पे लाई कर रहा है, तो कैन आई से दैट एंगल AOD प्लस एंगल DOB इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। डायग्राम में देख के बताओ जल्दी से, यस और नो। सिंस OD lies on AOB स्ट्रेट लाइन, तो एंगल X प्लस एंगल Y क्या वो 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? एंगल X प्लस एंगल Y 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर वाला फॉर्म बन रहा है। तो एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, सिमिलरली डायग्राम को देखते रहिए। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मेरा OB है, OB लाइज ऑन COD, OB जो है वो COD पे लाई कर रहा है, तो वहां पे कौन से लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं, Z और Y फॉर्म हो रहे हैं। तो मैं वहां पे क्या कह सकता हूं, वहां पे मैं कह सकता हूं कि Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज कह सकता हूं, ठीक है। लुक एट OB स्टूडेंट्स, OB को देखो, तो OB के लेफ्ट में ये है और राइट में ये है, ठीक है। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई का सम 180 हो रहा है और नीचे y प्लस z का सम 180 हो रहा है।
तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मार्क करूं तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है तो दोनों एक दूसरे के बराबर भी होंगे. So from 1 and 2 I can say that x plus y is equal to y plus z. x plus y की वैल्यू y plus z के बराबर होती है. This is the first information. Okay? अब इसमें आपको क्या चीज कॉमन दिख रहा है? I can see that y is a variable on both sides of the equation. So y will get eliminated. y यहां से कैंसिल हो जाएगा. y यहां से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया x is equal to z. और डायग्राम पे वापस से चलते हैं. x का वैल्यू क्या है? x is EOD and z क्या है? BOC. So implies AOD is equal to BOC. सिंपल सा प्रूफ था कि नहीं? सिंपल सा प्रूफ था. ठीक है. सो जैसे मैंने AOD को BOC के इक्वल प्रूफ किया, जैसे मैंने AOD को BOC के इक्वल प्रूफ किया, ठीक उसी तरीके से आप W को Y के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हो. ठीक उसी तरीके से आप W को Y के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हो. गेटिंग दिस लॉजिक? तो बाकी जो प्रूफ है वो आप घर पे कर लेना. बाकी जो प्रूफ है वो आप घर पे कर लेना. ठीक है. यहां से आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जो दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो चार एंगल्स बनते हैं उसमें दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं. वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैंने मॉड्यूल का क्वेश्चन रखा हुआ है. हमारे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को आपको एज अ होमवर्क दूंगा और कुछ क्वेश्चंस और देने वाला हूं. इनफैक्ट इफ यू कैन वेट, मैं इसको सॉल्व करता हूं. देखो स्टूडेंट, जल्दी से ध्यान से देखोगे तो 4b, ये वाला और ये वाला. सो 4b प्लस 75 डिग्री प्लस b, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. ब्रैकेट में रीजन क्या है? ऑल एंगल्स आर on the line RS, ROS. तो ROS वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. तो आप यहां से सॉल्व करके B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. 15 डिग्रीज आ जाएगा. B की वैल्यू 15 डिग्रीज आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, आप इस डायग्राम में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? आप इस डायग्राम में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो? कनिष्का ध्यान से देखो ना, तो यहां से लेके यहां तक के जो एंगल्स हैं, यहां से लेके यहां तक के एंगल्स, ये 180 डिग्री बन रहा है ना. तो 180 डिग्री में कौन कौन पार्ट आया? 4b आया है, 75 आया है एंड b आया है. आप इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या बनेगा? कर सकते हो शिजा बी. अब अगर मैं आपको यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलूं, तो देखिए RS एंड PQ, RS एंड PQ इंटरसेक्ट, RS एंड PQ इंटरसेक्ट एट O. O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट क्या बन रहा है? 2C. एक तो वहां पे ROQ हो गया और यहाँ पे क्या है? 2C इज इक्वल टू 75 प्लस B हो जाएगा. समझ में आ रहा है सबको? ये देखो, मैं आपको एक बार लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं. ये लाइन, ये और ये, दीज आर आर लाइंस. तो आप अगर आप एंगल देखते हो तो कौन सा एंगल बन रहा है? दोनों लाइंस के ऊपर देखो तो 2C बन रहा है और दोनों लाइंस के नीचे देखो तो 75 और B दिख रहा है. दोनों लाइंस के लेफ्ट में देखोगे तो 4B है और दोनों लाइंस के राइट में देखोगे तो A है. ठीक है. तो 2C इज इक्वल टू 75 प्लस B, 75 प्लस B. ये मेरा एक इंफॉर्मेशन आ गया. तो B का वैल्यू क्योंकि मुझे पता है तो मैं C कैलकुलेट कर सकता हूं. ठीक उसी तरीके से
ठीक उसी तरीके से 4B इज इक्वल टू A। ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शॉर्ट में VOA लिखा हुआ है। ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शॉर्ट में VOA लिखा हुआ है। ठीक है, guys, the value of B will be equal to 15 डिग्री ही होगा, 15 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो चलो फिर मेरा क्लास है, आई विल बी एंडिंग द सेशन एंड होमवर्क आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। शुभम, आई विल अपलोड द स्लाइड, वहां देख लीजिएगा। नो नखत, आई विल कवर इट लेटर, आई विल कवर इट लेटर। ओके गाइस, प्लीज इसको देख लेना, थोड़ा टाइम कम हो रहा है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया, थिंक ओवर इट, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। सो एंडिंग द सेशन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।